नमस्कार विद्यार्थियों, अंतर्राष्ट्रीय विधि की इस वीडियो श्रृंखला में आपका स्वागत है। हम विवादों का निपटारा सेटलमेंट ऑफ डिस्प्यूट्स पढ़ रहे थे, उसी को आज हम कंटिन्यू करते हैं। इससे पहले हमने गैर न्यायिक तरीके से विवादों की निपटारे की जो प्रक्रियाएं थी उनके बारे में अध्ययन किया। आज हम जो विवादों का निपटारा है, जो न्यायिक तरीके से भी विवादों का निपटारा होता है, हम उसके बारे में अध्ययन करेंगे। तो न्यायिक निपटारा, जब अंतर्राष्ट्रीय विधि के नियमों के अनुसार विवाद का निपटारा अंतर्राष्ट्रीय अधिकरण द्वारा किया जाता है, तब इस प्रक्रिया को न्यायिक निपटारा कहा जाता है। ये दो तरीके से होता है, मध्यस्थम आर्बिट्रेशन और दूसरा है अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस। तो मध्यस्थम क्या होता है? तो मध्यस्थम के अनुसार राज्यों के जो मतभेदों को एक या अधिक निर्णायक द्वारा हल किया जाता है, ये प्रक्रिया मध्यस्थम कहलाती है। अर्थात दो पक्षकारों के बीच में विवाद चल रहा है तो वो स्वयं किसी तीसरे पक्षकार को अपने विवादों को हल करने के लिए निर्णायक की भूमिका के लिए चुनते हैं। यही प्रक्रिया मध्यस्थम कहलाती है। तो मध्यस्थम में क्या होता है कि जो न्यायालय में जाने से पहले ही बाहर हम अपने मामलों को अपने अनुसार निपटा सकते हैं। इसमें जो जज होता है वो भी हमारे द्वारा चुना हुआ होता है, तो इसलिए उसका जो निर्णय होता है वो बड़ी आसानी से मान लिया जाता है। तो ये प्रक्रिया मध्यस्थम कहलाती है। और जो मध्यस्थम की ये जो प्रक्रिया है, इसका इस्तेमाल अंतर्राष्ट्रीय विधि में बहुत ज़्यादा होता है। जैसे कि पिछले दिनों में आपने सुना होगा, साल भर पहले जब डोनाल्ड ट्रंप का एक बयान आया कि वो भारत और पाकिस्तान के मध्य कश्मीर के मुद्दे को लेकर मध्यस्थम की भूमिका निभाने के लिए तैयार है, लेकिन भारत ने इसका खंडन किया और भारत ने इसको भारत एवं पाकिस्तान का द्विपक्षीय मामला बताया। तो इस तरह मध्यस्थम के माध्यम से भी विवादों का निपटारा बड़ी आसानी से किया जाता है। लेकिन मध्यस्थम में जो प्रत्येक पक्षकार होता है उसकी सहमति आवश्यक होती है, क्योंकि दोनों पक्षकार अपनी सहमति से ही किसी तीसरे पक्षकार को निर्णायक भूमिका के लिए चुनते हैं। और जो मध्यस्थम की जो प्रक्रिया होती है, इसमें पूर्णतः विधि की पालना नहीं की जा सकती है। इसमें प्रक्रिया को काफ़ी सरल रखा जाता है ताकि कानूनी पेचीदगियों से बचा जा सके। दूसरा होता है अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय। तो अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय की स्थापना राज्यों के विवाद को अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय द्वारा निर्णित करने के लिए की गई। और जो इस न्यायालय की जो अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय की जो पहली बैठक हुई थी वो 1922 में हैग में हुई थी। और बाद में दूसरे विश्व युद्ध के कारण इस न्यायालय का कार्य रुक गया और 1946 में ये राष्ट्र संघ के विघटन के परिणाम स्वरूप इसको विघटित कर दिया। और इसके विघटन के बाद में जब संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना हुई, उसी के साथ ही न्याय के अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय की भी स्थापना हुई। तो अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में अगर पक्षकार अपना मामला तभी ले जा सकते हैं जब वो दोनों आपस में सहमत हो। जो न्याय का जो अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय स्वयं मोटो कभी भी पक्षकारों के बीच में विवादों का हल नहीं करता है। यहाँ पर जो पक्षकार होते हैं वो इस बात पर सहमत हो जाते हैं कि हमारा ये जो मामला है इसमें अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का फैसला हमें मान्य होगा और हम इस फैसले को न्याय के अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में ले जाना चाहते हैं। ये तभी होता है। दूसरी बात है, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का जो फैसला होता है वो केवल और केवल पक्षकारों पर ये लागू होता है, किसी तीसरे पक्षकार पर ये लागू नहीं होता है। लेकिन अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय की कमजोरी क्या है कि इसके पास कोई बाध्यकारी शक्ति नहीं है जिसके द्वारा ये अपने फैसले को लागू कर सके। इसके लिए वो संयुक्त राष्ट्र संघ की सुरक्षा परिषद की कोई ही अनुशंसा कर सकता है कि इस निर्णय को मनवाया जाए। तो ये पूर्णतः पक्षकारों पर निर्भर है कि वो न्याय के अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का फैसला माने या ना माने। लेकिन न्याय के अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय ने भी अंतर्राष्ट्रीय विधि में शांति बनाए रखने में अपनी बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका अदा की है। इसके अलावा भी कुछ बाध्यकारी एवं प्रपीड़क उपाय है, इनके माध्यम से भी, दबाव के माध्यम से भी अंतर्राष्ट्रीय विधि में मामलों को सुलझाया जाता है। तो ये जो पहला तरीका है प्रतिकार, जो प्रतिकार होता है रिटोर्शन, अर्थात जिसे कहते हैं टिट फॉर टेट। इसको आप ये इस सिद्धांत पर आधारित है कि जो पक्ष एक पक्षकार जैसा कार्य करता है वैसा ही पक्षकार दूसरा कार्य
करेगा। इसको आपने बहुत ज़्यादा बार देखा होगा, भारत और पाकिस्तान के मध्य कई बार ये अपने जो दूतावास के अधिकारियों को, जो उच्चायोग के जो अधिकारी होते हैं उनको वापस बुला लेते हैं, अर्थात भेज देते हैं। तो दूसरा पक्षकार भी वैसे ही कार्य करता है। दूसरा है प्रतिशोध। प्रतिशोध में थोड़ा बहुत शक्ति का प्रदर्शन होता है। जैसे जो सर्जिकल स्ट्राइक हुई थी, ये भी एक तरीके से प्रतिशोध ही था भारतीय सेना द्वारा। तो प्रतिशोध में क्या होता है कि दूसरे राज्य क्षेत्र में बम वर्षा, या दूसरे राज्य क्षेत्र में अगर दूसरे राज्य क्षेत्र की जो संपत्ति होती है उसको शत्रु संपत्ति घोषित करके उसका अधिग्रहण कर लेना। ऐसे अनेक कार्य होते हैं जिनमें प्रतिशोध की भावना होती है, और इसमें बल भी होता है। और बल के अलावा अन्य कई भी कार्य होते हैं, जैसे कि नदियों का पानी रोक देना, उन पर बांध बना देना, और एक दूसरे के जो नागरिक होते हैं उनके ऊपर प्रतिबंध लगा देना। तो जो प्रतिशोध में राज्य के साथ साथ उसके नागरिक भी प्रभावित होते हैं। अगला जो पॉइंट है वो है व्यापार प्रतिषेध, एम्बार्गो। व्यापार प्रतिषेध अर्थात इसका तात्पर्य ये है कि बंदरगाह में जलियानों का निरोध कर दिया जाता है, ताकि जो दूसरा जो पक्षकार है वो व्यापार नहीं कर सके। और अर्थात उसको आर्थिक रूप से नुकसान पहुंचाया जाता है। अन्य है शांतिपूर्ण नाकाबंदी, पैसिफिक ब्लॉकेड। शांतिपूर्ण नाकाबंदी में जब एक राज्य द्वारा अन्य राज्य के तट को सभी राज्यों के जलियानों के प्रवेश तथा निकास को रोकने के उद्देश्य से अवरुद्ध कर दिया जाता है, तो इसको नाकाबंदी कहते हैं। और नाकाबंदी हमेशा शांति काल के दौरान ही की जाती है, क्योंकि नाकाबंदी के माध्यम से एक राज्य पक्षकार द्वारा दूसरे राज्य पक्षकार पर यह दबाव बनाया जाता है कि वो शांतिपूर्ण तरीके से अपने विवादों को सुलझा ले। और जो अन्य है वो है हस्तक्षेप। हस्तक्षेप में बलपूर्वक किसी दूसरे राज्य के आंतरिक एवं बाह्य मामलों में ये हस्तक्षेप करते हैं। अर्थात कुछ राजनीतिक परिवर्तन किया जाता है, यानी कि जब एक राज्य दूसरे राज्य में हस्तक्षेप करता है ताकि वहाँ की राजनीतिक परिस्थितियाँ बदल दी जाए, और यह हस्तक्षेप फोर्सफुली तरीके से होता है या अधिनायकवादी तरीके से भी होता है, तो इससे कि उस राज्य की जो प्रकृति में वहाँ पर परिवर्तन हो सके। जो अभी सीरिया में जो चल रहा है, वहाँ पर अनेक देश सीरिया में हस्तक्षेप कर रहे हैं, जिसमें रूस भी शामिल है, अमेरिका भी शामिल है, तुर्की भी शामिल है, फ्रांस भी शामिल है। इसी प्रकार लीबिया में हस्तक्षेप करके वहाँ की जो तानाशाही सरकार को हटा दिया गया, और वर्तमान में भी वहाँ पर अनेक देशों का वहाँ की राजनीति में बलपूर्वक दखलंदाजी की जा रही है। यही हस्तक्षेप कहलाती है, अर्थात अधिनायकवादी अपनी इच्छाओं को दूसरे राज्य पर बलपूर्वक थोपना, इस मामले को हस्तक्षेप कहा जाता है। तो इस तरह हमने अंतर्राष्ट्रीय विधि में जो विवादों के निपटारे के शांतिपूर्ण तरीकों का अध्ययन किया, जिसमें गैर न्यायिक तरीके से निपटारा और न्यायिक तरीके से निपटारा प्रमुख है। धन्यवाद।